तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर एक ऐसा एक्टर बनने जा रहा है जिसकी 2 साल पहले तक एक पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी। This is a new beginning. A new era starts now. जो काम रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार्स नहीं कर पाए, वो विजय ने तमिलनाडु के एक ऐसे पॉलिटिशियन को हरा कर दिया जो पिछले 15 साल से अपनी सीट पर हरा नहीं था। Which is that M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, the sitting Chief Minister of Tamil Nadu, has, I think, lost from Kolattur, if I am right. तमिलनाडु में विजय का चीफ मिनिस्टर बनना बंगाल में बीजेपी की जीत से ज्यादा शॉकिंग बात है, क्योंकि पिछले 57 सालों से तमिलनाडु में सिर्फ 2 ही पार्टीज का राज था, डीएमके और AIADMK। पर बिना किसी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के विजय ने सिर्फ 2 साल में ये किया कैसे? ऐसा क्या किया कि तमिलनाडु की वेल एजुकेटेड स्मार्ट ऑडियंस ने विजय को चुना, एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के ऊपर जिसने पिछले ना जाने कितने सालों में तमिलनाडु को 16% तक की ग्रोथ दी थी। और इलेक्शन से पहले तो तमिलनाडु के पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये तक प्रेडिक्ट किया था कि विजय की पार्टी को 6-7 से ज्यादा सीट्स नहीं आएंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि विजय की विक्ट्री उनके एक्टिंग स्टारडम, उनके ऑर्गेनाइज्ड फैन क्लब का नतीजा है, तो तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि रजनीकांत और कमल हासन जो विजय से कई गुना बड़े सुपरस्टार्स हैं, कोशिश तो उन्होंने भी करी थी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में डेंट करने की, पर रजनीकांत ने तो बिना एक भी इलेक्शन लड़े गिव अप कर दिया। और कमल हासन 2021 के असेंबली इलेक्शंस में अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर सिर्फ 2.5% वोट्स ला पाए। इवन बॉलीवुड स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सनी देओल और संजय दत्त पॉलिटिक्स में उतरे जरूर, पर सिर्फ अपनी फिल्मी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर वो एक इलेक्शन जीतने के लिए। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली ये एक प्रोफेशन है जहां मैं फिट नहीं हूं वहां पे, बिकॉज तब 2024 में चुनाव है, लड़ेंगे या नहीं? मैं तो नहीं लड़ना चाहूंगा एनी मोर। विजय की जीत एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, पर इस वीडियो का पर्पस सिर्फ उसे एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि साउथ इंडिया के फिल्मी सुपरस्टार और पॉलिटिक्स के बीच चलती आ रही एक बहुत ही विचित्र सी रिलेशनशिप को समझने का है, जो 50 सालों से चली आ रही है और जिसे बॉलीवुड स्टार्स चाह कर भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते। पहले MG रामाचंद्रन, फिर जयललिता और अब विजय। क्यों ऐसा सिर्फ साउथ इंडिया में ही पॉसिबल है कि एक एक्टिंग सुपरस्टार एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? क्यों MK स्टालिन तमिलनाडु को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स बनाने के बावजूद अपनी सीट तक नहीं बचा पाए? 2013 में नो टाइम फॉर पॉलिटिक्स बोलने के बाद विजय ने 2024 में अपने एक्टिंग करियर के पीक पर एक पॉलिटिशियन बनने का क्यों सोचा? और पार्टी बनाने के बाद ऐसा क्या किया कि सितंबर 2025 में उनकी रैली में जब 41 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी तमिलनाडु ने पहली बार DMK और AIADMK के अलावा किसी और को चुना? और अगर चुना भी तो वो भी जोसेफ विजय की TVK को। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर तो विजय को तमिलनाडु की न्यू होप बताते हैं, पर इलेक्शन जीतने के लिए विजय ने जिन टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है वो उनकी ऑपोजिशन पार्टी DMK और AIADMK से बहुत अलग नहीं है। इनफैक्ट विजय ने स्टेट में इतने फ्रीबीज को प्रॉमिस कर दिया है कि तमिलनाडु के लिए अगले 5 साल में ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तक बन सकती है। विजय ने करप्शन पर बैन लगाने का प्रॉमिस तो करा है, पर आखिरी बार जब तमिलनाडु ने एक एक्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया था तो उस चीफ मिनिस्टर को अपने टर्म के बीच में करप्शन चार्जेस की वजह से जेल जाना पड़ा था। तो सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। और उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी डीप डाइव्स ऑन इंडियन पॉप कल्चर हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। एंड इस विचित्र स्ट्रेन से इलेक्शन के रिजल्ट को समझने के लिए 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। पहला, तमिलनाडु का पॉलिटिकल सिनेरियो जिसकी बात हम आगे करेंगे, एंड दूसरा, द राइज ऑफ जोसेफ विजय द पॉलिटिशियन। विजय की विक्ट्री को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो लोगों में आज दिखाई दे रहा है वो ये कि विजय ने तो पॉलिटिक्स में एंट्री सिर्फ 2 साल पहले करी है। अब ये मिसकंसेप्शन या झूठ क्यों है उसको समझने के लिए जाना होगा विजय के एक्टिंग करियर पर, जिसकी शुरुआत हुई थी 1984 में विद द फिल्म वेटरी, जिसमें विजय एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे। विजय के फादर S.A. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा में एक नोटेड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, इसीलिए टॉलीवुड में एंट्री करने के लिए विजय को बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 18 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला लीडिंग रोल मिल गया और 90s आते आते विजय हैड गेन्ड द रेप्यूटेशन ऑफ अ बिग रोमांटिक हीरो, मच लाइक द यंग शाहरुख खान इन बॉलीवुड। पर आने वाले 20 सालों में विजय अपने एक्टिंग करियर, अपनी एक्टिंग पर्सोना में एक ऐसा इंटेंशनल स्विच लाने वाले थे जो 2026 में उनकी पॉलिटिकल विक्ट्री का सबसे बड़ा बेस बना। अब यह समझना जरूरी है कि तमिल पॉलिटिक्स में एक एक्टिंग सुपरस्टार का एंट्री करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 90s में जब विजय अपना स्टारडम बिल्ड कर रहे थे तो वो कहीं ना कहीं जयललिता और MGR जैसे
एक्टर टर्न पॉलिटिशियन से जरूर इंस्पायर्ड रहे हो। और आज से 30 साल पहले यही वो मोमेंट था जब विजय पॉलिटिक्स में एंट्री करने का फैसला लेते हैं। पर उस समय तक ना तो विजय के पास इतनी ऑडियंस थी, ना ही जो ऑडियंस थी उनको विजय के ऊपर उतना भरोसा था। पर एक इंसान जिसके पास ये दोनों चीजें थी वो था तमिल फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार रजनीकांत। और 1996 में शायद रजनीकांत के फैंस को उनकी पॉलिटिकल एंट्री की उम्मीद भी थी बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द AIADMK गवर्नमेंट एंड जयललिता। एंड वो प्रोबेबली परफेक्ट टाइम था रजनीकांत के लिए एक पॉलिटिशियन बनने का। और रजनीकांत की अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल जर्नी पर भी मैं अभी आऊंगा। पर MGR, जयललिता और रजनीकांत को इतना पॉलिटिकली एक्टिव देखकर जोसेफ विजय चंद्रशेखर अगले 28 साल तक बड़ी स्ट्रेटेजिकली अपनी पॉलिटिकल एंट्री प्लान करते हैं। एंड विजय की चीफ मिनिस्टर बनने की स्ट्रेटेजी को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है पॉलिटिसाइजिंग हिज फिल्म्स। अब बॉलीवुड में भी फैंस अपने ऑन स्क्रीन सुपरस्टार के डाई हार्ड फैंस तो बनते हैं, पर उन्हें कभी मसीहा का स्टेटस नहीं देते। एंड ना ही बॉलीवुड स्टार्स की वो इंटेंशन कभी रहती है। पर साउथ के सिनेमा में स्टार्स और उनके फैंस का इमोशनल कनेक्शन इतना ज्यादा है कि वहां सुपरस्टार्स की पूजा होती है, उनके मंदिर बनाए जाते हैं, मेटाफोरिकली नहीं लिटरली। इसलिए फिल्म्स के थ्रू लोगों में अपनी सेवियर या मसीहा वाली इमेज बनाना इज क्वाइट पॉसिबल। एंड विजय ने ये स्ट्रेटेजी MG रामचंद्रन को इस्तेमाल करते हुए देखी थी। MGR के रोल्स हमेशा सोशल इश्यूज पर अटैक करने वाले होते थे, जहां MGR ऑलवेज प्लेड द गुड गाय फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टम। और यही स्ट्रेटेजी विजय ने कॉपी करना शुरू कर दिया। मोटिव सिंपल था, स्क्रीन पर विजय को लोगों का मसीहा वाले रोल्स ही करने थे, जिससे ओवर टाइम उनकी चॉकलेटी लवर बॉय वाली इमेज खत्म होकर लोग उन्हें वो स्टेटस दे जो कभी MGR को मिला करता। 2002 में रिलीज होती है थामिजान, जिसमें विजय एक यंग लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द सिस्टमिक करप्शन एंड लीगल जस्टिस। 2004 में आती है गिली, जिसमें विजय लड़ते हैं एक डेंजरस गुंडे से और लोगों को बचाते हैं। यही वो फिल्म थी जिसने विजय को एक कल्ट मास सुपरस्टार का टैग पहली बार दिया था। विजय ने ऐसी मूवीज करना शुरू करा जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल और पॉलिटिकल मैसेज था। तमिलनाडु में जिन दिक्कतों से लोग जूझ रहे थे, विजय को उसके बारे में स्क्रीन पर बात करता देख, उनसे सक्सेसफुली लड़ता देख, लोगों के मन में भी विजय के लिए एक हीरो वाली इमेज बननी शुरू हो गई। और अब तक शायद तुम्हें ये बहुत नेचुरल और इनोसेंट लग रहा हो, पर 2010 के बाद विजय अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को अपनी फिल्मों में और रफ्तार देते हैं। 2002 की एक फिल्म थलाइवा में विजय प्लेज द रोल ऑफ अ यंग मैन जो अपने फादर के पॉलिटिकल एम्पायर को ओवरटेक करता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था कि AIADMK की सरकार को थलाइवा पर बैन लगाना पड़ा। पर विजय की बढ़ती हुई पॉलिटिकल वोकलनेस वाज नॉट अ सीक्रेट एनीमोर। 2018 से ये पॉलिटिकल मैसेज और डायरेक्ट हो गया। सरकार फिल्म में विजय ने दिखाया तमिलनाडु के परेशान लोगों की कहानी को, जो सरकार से तंग आकर अपने घर के मिक्सर्स, ग्राइंडर्स और टेबल फैंस बाहर आग में फेंक रहे हैं। ये अप्लायंसेस वही थे जो तमिलनाडु के लोगों को AIADMK और DMK ने चुनाव से पहले बांटे थे। फिल्म देखकर विजय के फैंस ने टिकटॉक वीडियोस बनाई जहां वो DMK और AIADMK के दी गई फ्रीबीज में आग लगा रहे हैं। दोनों पार्टीज ने सरकार के रिलीज के अगेंस्ट इतना प्रेशर डाला कि एक्टर्स के डायलॉग्स को कहीं जगह म्यूट करना और कंट्रोवर्शियल और ऑफेंसिव सीन्स रिमूव करने पड़े। और फिर 2022 की सुपरहिट फिल्म बीस्ट में जब विजय बोलते हैं, या 2023 में लियो की सक्सेस पार्टी और स्पीच में जब वो तमिलनाडु की यूथ को एड्रेस करते हैं, पॉलिटिकल करप्शन को कॉल आउट करते हैं, तो विजय वाज वेरी ओपनली, वेरी कॉन्शियसली प्लांटिंग द सीड्स ऑफ हिज ग्रैंड पॉलिटिकल एंट्री, जिसके लिए लोगों को यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि विजय को उन लोगों की, उनके इश्यूज की, उनके प्रॉब्लम्स की चिंता है। विजय की इसी मसीहा वाली इमेज की वजह से वहां के फैंस ने उन्हें थालापति का टाइटल दिया, जिसका लिटरल मतलब है कमांडर। एंड विजय की इस स्ट्रैटेजी का फाइनल नेल इन द कॉफिन आया उनकी 2026 की फिल्म जननायकन से, जहां वो बोलते हैं आई हैव नो इंटेंशन ऑफ टर्निंग बैक, आई एम कमिंग। पर स्क्रीन पर एक सेवियर पर्सोना दिखाने में और ऑन ग्राउंड एक्चुअल काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। एंड दिस इज वेयर द सेकेंड एलिमेंट ऑफ विजय's political master stroke comes in, which was launching an unofficial political party. साउथ सिनेमा में हीरो वर्शिप की बात हम सब जानते हैं, उसकी बात हम अभी कर भी चुके हैं। और इस हीरो वर्शिप का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इन स्टार्स के फैन क्लब्स। एंड ये बॉलीवुड की तरह कोई पेपर या ऑनलाइन फैन क्लब्स नहीं होते। ये फैन क्लब्स पूरी स्टेट में फिजिकली ऑपरेट करते हैं। और 2009 में विजय ने अपने सारे फैन क्लब्स के हेड्स को कांटेक्ट किया और तमिलनाडु में ऑपरेट कर रहे अपने सारे फैन क्लब्स को मर्ज करके एक बड़ा फैन क्लब बना दिया, जिसका नाम था VMI, यानी विजय मक्कल इयक्का, जिसका मतलब होता है विजय's पीपल मूवमेंट। एंड VMI बनाना विजय का अपनी पॉलिटिकल एंट्री से लगभग 15 साल पहले सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि कहने को तो वो VMI विजय का फैन क्लब, बट इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज विजय's अनऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी। थिंक ऑफ इट एज RSS फॉर BJP। BJP का ग्रास रूट लेवल पर काम इतना स्ट्रॉन्ग ही RSS की प्रेजेंस की वजह से, और एग्जैक्ट यही काम विजय के लिए VMI ने करना शुरू किया, जिससे विजय के फैंस
फैंस एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन गए। VMI की पॉपुलैरिटी विजय की ऑन स्क्रीन पर्सोना की वजह से इतनी ज्यादा थी कि टीनेजर्स खुद उसके मेंबर बनने के लिए उनके ऑफिस आने लग गए थे। एंड अगले 15 सालों तक VMI ने एक अनऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट किया, जहां उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था विजय के नाम पर सोशल सर्विस करना और ग्रास रूट लेवल्स तक विजय की इंटेंशंस को पहुंचाना। 2011 में जब तमिलनाडु में साइक्लोन थाने आया तब VMI वॉलंटियर्स ने रिलीफ कैंप्स लगाए। 2017 में तमिलनाडु की एक नीट स्टूडेंट विनीता ने एग्जाम में फेल होने के बाद अपनी जान ले ली, तो विजय खुद उसके घर गए, उसकी फैमिली को 20 लाख रुपए डोनेट करे। 2018 में जब एक और साइक्लोन आया तो विजय ने VMI के हेड को 4.5 लाख रुपए दिए रिलीफ ऑपरेशंस रन करने के लिए। और फिर आया 2021 व्हेन विजय फाइनली मेड द बिगेस्ट मूव ही कुड विद VMI। बिना खुद पॉलिटिक्स में उतरे विजय ने अपनी बनाई हुई इस अनऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ को जरा चेक किया। उसका पॉलिटिकल इमेज और स्टेटस जानने के लिए VMI के कैंडिडेट्स ने रूरल लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़े और बिना विजय के फिजिकल सपोर्ट के उन्होंने 169 में से 129 सीट जीती। ये वो मोमेंट था जिसने विजय को बता दिया था कि अब पॉलिटिक्स में एंट्री का सही टाइम उनके लिए आ गया, विच इज लिटरली द थर्ड एलिमेंट ऑफ विजय's पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, द डिवाइन एंट्री टाइमिंग। जब विजय स्क्रीन पर आते हैं, एंट्री करते हैं अपनी मूवीज में, तो लोगों का रिएक्शन थिएटर्स में कुछ ऐसा होता है। पर एक एक्टर किसी भी समय पॉलिटिक्स में एंट्री ले ले और ऐसा रिस्पॉन्स मिले और सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्टारडम कितना भी बड़ा हो वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है ग्रास रूट लेवल्स पर इंटेंस ट्रस्ट, जो VMI ने विजय के लिए बनाया था, या फिर करंट एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक मैसिव रिवोल्ट का सेंटिमेंट। पिछले 57 सालों से तमिलनाडु में सिर्फ 2 पार्टीज ने इलेक्शन जीते थे। DMK की आइडियोलॉजी से ब्रेक देने के लिए MGR ने AIADMK एस्टैब्लिश की थी, पर आज के समय में दोनों पार्टीज इतनी ज्यादा सिमिलर हो चुकी थी कि उनमें डिफरेंसेस बताना तक मुश्किल हो गया था। दोनों ड्राविडियन पॉलिटिक्स खेलती थी, दोनों भर भर के जनता को फ्रीबीज देती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों करप्ट थी। जनता को डेस्परेटली जरूरत थी एक थर्ड ऑल्टरनेटिव की, जिसको विजय ने 2 फरवरी 2024 में TVK यानी तमिलिगा वेटरी कजागम को बनाकर दिया ही, जिसका मतलब होता है तमिलनाडु विक्ट्री पार्टी। पर उससे भी जरूरी है ये समझना कि ये जनता, ये लोग थे कौन। 2026 में तमिलनाडु के 5.75 करोड़ इलेक्टोरेट्स में से अबाउट 40% वर बिलो द एज ऑफ 40। ये वो लोग हैं जो विजय की मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं। सालों से मसीहा वाली इमेज की वजह से विजय ने यंग मेन एंड विमेन इन यंग वोटर्स को अपना वोटर बना लिया था। और जब विजय को लगा कि अब पूरी स्टेट में एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट अपने पीक पर है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर बाय एडिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ VMI एज इट्स वर्कर्स। विजय का स्टारडम तमिलनाडु में इतना बड़ा है कि विजय की और TVK की जीत के बाद विजय के एक फैन ने अपनी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर विजय की फोटो का टैटू करवा लिया है। एंड सितंबर 2025 में जब करूर में विजय की एक पॉलिटिकल रैली में स्टैम्पेड की वजह से 41 लोगों की मौत हो गई थी, विजय पर FIR और CBI इंक्वायरी तक हुई। एक इंसिडेंट जो शायद उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले खत्म कर सकता था। उसके बाद भी, उसके बावजूद तमिलनाडु की जनता ने विजय को पूरा सपोर्ट दिखाया। सालों से बनाई हुई विजय की गुडविल फाइनली 2026 में काम आई, पर इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता अगर उनकी पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी का ये चौथा एलिमेंट ना होता, which is committing himself completely to the cause। विजय के पास एक इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन था, वो एक्टिंग छोड़े बिना भी एक पॉलिटिकल पार्टी चला सकते थे। पर 2024 में TVK एस्टैब्लिश करने के बाद विजय ने एक्टिंग से अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस और शायद वोटर्स के पास भी एक आसान ऑप्शन होता विजय की पॉलिटिकल एम्बिशंस को डिसमिस कर देना कि वो इस सब के लिए कमिटेड ही नहीं है। जैसे रजनीकांत ने कई सालों तक अपने पॉलिटिकल डेब्यू के हिंट तो दिए, पर कभी एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिशियन बनने की बात नहीं करी। कमल हसन भी 2018 से पॉलिटिशियन जरूर है, पर 2022 में विक्रम, 2024 में कल्कि और 2025 में द थग लाइफ जैसी बड़ी मूवीज में काम कर चुके हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस वजह से कमल हसन कभी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, पर अगर एक एक्टर अपना एक्टिंग करियर छोड़े बिना पॉलिटिशियन बनना चाहे तो वो किसी भी जनता के लिए एक रेड फ्लैग ही होगा, स्पेशली जब उसका टारगेट कोई मामूली MP या MLA बनना नहीं, चीफ मिनिस्टर बनना हो। विजय ने TVK की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये बात अपने फैंस, तमिलनाडु की रूरल और अर्बन पॉपुलेशन तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंचाई, क्योंकि MK स्टालिन जो 2011 से लगातार कोलाथुर की सीट जीत रहे थे, वो TVK के VS बाबू से 8000 वोट्स के डिफरेंस से हार जाते हैं। ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो लोगों को TVK के कैंडिडेट्स तक का नाम नहीं पता था, उन्होंने वोट दिया तो सिर्फ विजय के नाम पर, क्योंकि कैंपेन के टाइम पर विजय ने बहुत क्लियरली कहा था कि सारी सीटों पर वो खुद लड़ रहे हैं। विजय ने अनाउंस किया कि वो तमिलनाडु के हर बच्चे के मामा है। विजय मदुरै मत्ती वेट्पालर विजय
மதுரை தெற்கு வேட்பாளர் விஜய், மதுரை வடக்கு வேட்பாளர் விஜய், மேலூர் விஜய், சோழவந்தான் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் விஜய், திருமங்கலம் விஜய், உசிலம்பட்டி विजय। और टीवी के ने जनता को कोई बहुत ही नई या ग्रैंड पॉलिटिकल ऑफरिंग नहीं दी थी। ना ही विजय की अपनी खुद की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और ना ही उनके फैंस को एमजीआर के वोटर्स की तरह बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कहा जा सकता है। डीएमके और एआईएडीएमके के फ्रीबीज को क्रिटिसाइज करने के बाद विजय की टीवी के ने विमेंस डे पर खुद महिलाओं को प्रॉमिस किया हर महीने 2500 रुपए टू द फीमेल हेड ऑफ द फैमिली, साल के 6 फ्री एलपीजी सिलेंडर, विमेन के लिए फ्री बस ट्रैवल, गोल्ड और सिल्क की साड़ी फॉर ब्राइड्स फ्रॉम लो इनकम गोल्ड रिंग्स फॉर न्यूबॉर्न गर्ल्स एंड फ्री सैनिटरी नैपकिन्स। और ये फ्रीबीज सिर्फ विमेन के लिए नहीं थे। विजय ने प्रॉमिस किया कि वो अनएम्प्लॉयड लोगों को 4000 रुपए महीना देंगे, 20 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन देंगे, आईटी ग्रेजुएट्स को 5 लाख इंटर्नशिप्स विद 8000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड, जो डीएमके और एआईएडीएमके जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ऑफर नहीं करे थे। एंड विजय ने तमिलनाडु की जनता को कुछ स्पेशल भी ऑफर नहीं किया। ही जस्ट ऑफर्ड देम अ डिफरेंट फेस जिसको वो ऑलरेडी मसीहा मानते थे, जिसको वो सालों से थलापति के नाम से बुला रहे थे। और इन चारों एलिमेंट्स के कंबाइन होने का ही रिजल्ट है कि जोसेफ विजय टॉलीवुड का एक एक्टिंग सुपरस्टार एमके स्टालिन की डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पॉलिटिकल जाइंट्स को हरा पाया। पर बात सिर्फ विजय की भी नहीं है। विजय से पहले जयललिता और एमजी रामचंद्रन, उनसे भी पहले एक्टिंग छोड़कर तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं। विजयकांत, रजनीकांत, एम करुणानिधि, कमल हसन। सवाल यह है कि तमिलनाडु और सिनेमा में ऐसा क्या रिलेशन है कि ये हो पाना सिर्फ तमिलनाडु और साउथ की 2-3 स्टेट्स और में ही पॉसिबल है कि एक एक्टर स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए। और क्या विजय सच में जयललिता, एमजीआर, रजनीकांत और कमल हसन से बेटर ऑल्टरनेटिव साबित होंगे या ये बस टीवी के की एक लकी जीत थी? तमिलनाडु में एक एक्टर का अल्टीमेटली पॉलिटिशियन बनना एक बहुत पुराना फिनोमेना है। ये एक कल्चर है जिसमें कोई भी तमिल का यंग इमर्जिंग सुपरस्टार एक ना एक बार तो सोचता ही होगा। पर सीएम बनने के बाद विजय की क्या डेस्टिनी होगी वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सिनेमा के स्टारडम के मामले में तो रजनीकांत और कमल हसन शायद विजय से ऊपर है। पर रजनीकांत अपने पॉलिटिकल करियर पर कभी पूरी तरह से डिसीजन बना ही नहीं पाए। 31 दिसंबर 2017 को रजनीकांत अनाउंस करते हैं दैट ही विल लॉन्च अ पॉलिटिकल पार्टी टू चेंज द फेट ऑफ तमिलनाडु। और मेरे अकॉर्डिंग तो रजनीकांत शायद उस टाइम भी लेट हो चुके थे, क्योंकि 1996 में जब वो देन सीएम जयललिता का स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हैं, इतना कि एआईएडीएमके 1996 के स्टेट इलेक्शंस हार जाती है। डीएमके को सपोर्ट करते हुए रजनीकांत ने बहुत फेमसली कहा था कि अगर जयललिता को वापस पावर में वोट करा जाता है तो भगवान भी तमिलनाडु को नहीं बचा पाएंगे। उस समय रजनीकांत अपनी पॉपुलैरिटी और स्टारडम की पीक पर थे और वो शायद उनके लिए परफेक्ट टाइम था पॉलिटिकल एंट्री का। पर इस इंसिडेंट के 21 साल बाद रजनीकांत अपने पॉलिटिकल सपोर्ट टू डीएमके को एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट और अपनी गलती बताते हैं। 2004 में तो वो एआईएडीएमके को सपोर्ट करते हैं और उसी समय ये कहते हैं कि उनका खुद का कभी पॉलिटिशियन बनने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और जब रजनीकांत फाइनली 2017 के बाद से पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की बात करते हैं, तब भी वो क्लियरली कहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, सीएम तो कोई और ही बनेगा, वो तो बस एक पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में ऑपरेट करेंगे। विच इन माय ओपिनियन वाज अ ह्यूज टर्न ऑफ फॉर हिज फैन, क्योंकि रजनीकांत का अपनी पॉलिटिक्स को लेकर कंफ्यूजन और इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रेड फ्लैग था उनके फैंस के लिए, स्पेशली फॉर द पीपल हु एडमायर्ड हिम। और फाइनली 2020 में बीमार होने के बाद, हॉस्पिटल में बार-बार एडमिट होने के बाद वो ट्वीट करते हैं दैट विद एक्सट्रीम सैडनेस आई से दैट आई कैन नॉट एंटर पॉलिटिक्स। ये उन फैंस के लिए तो एक बिट्रेयल ही था जो सालों से उनके पॉलिटिकल एंट्री का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विजय की तरह और शायद विजय से बेहतर एक ऑन स्क्रीन मसीहा वाली इमेज तो रजनीकांत ने भी तैयार करी थी। और कमल हसन ने 2018 में पार्टी तो बनाई, पर ना तो वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में कुछ खास कर पाए, ना ही 2021 के असेंबली इलेक्शंस में। और फाइनली मार्च 2026 में वो एमके स्टालिन के ऑफिस पहुंचते हैं राज्यसभा नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर। वही एमके स्टालिन जिनकी पार्टी से लड़ने के लिए कमल हसन ने अपनी पार्टी बनाई थी। पर दो नाम जिन्हें डायरेक्टली विजय से कंपेयर करा जा सकता है वो है जयललिता और एमजी रामचंद्रन। अब विजय की जीत इन दोनों से कंपेयर करते हुए ज्यादा आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि जयललिता और एमजीआर दोनों के पास कुछ पॉलिटिकल एडवांटेजेस पहले से थे। जैसे 1977 में एआईएडीएमके लॉन्च करने से पहले एमजीआर 2 डेकेड्स तक डीएमके का हिस्सा थे और जयललिता तो एमजीआर की गाइडेंस में ही पॉलिटिक्स में आई थी। उनकी डेथ के बाद एआईएडीएमके में उन्हें ओवरटेक किया था। जयललिता को तो लोग अम्मा के नाम से बुलाते थे। उनकी लॉन्च करी हुई अम्मा कैंटीन तमिलनाडु के लोगों के लिए किसी लाइफ
लाइफलाइन से कम नहीं है। एंड 3 बार तमिलनाडु का सीएम इलेक्ट होने के बाद चौथे टर्म में उनकी मौत हो जाती है। और हाँ, वो एक स्ट्रॉन्ग करिज्मेटिक लीडर जरूर थी, पर उनका पॉलिटिकल करियर भी स्मूथ और स्पॉटलेस बिल्कुल नहीं। 1996 और 2014 2 बार तो जयललिता को चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल जाना पड़ा ऑन करप्शन चार्जेस। इनफैक्ट जयललिता के टेन्योर में तो तमिलनाडु इतना करप्ट और डेंजरस हो चुका था, किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शन, मर्डर्स खुलेआम होते थे। और पावर का इनअप्रोप्रिएट यूज तो जयललिता ने खुद कितनी बार किया अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को शायद रास्ते से हटाने के लिए। 1991 से 1996 5 साल में तमिलनाडु ने गुंडा राज की सारी हदें पार कर दी थी। जयललिता और उनकी सोल सिस्टर शशिकला ने उस पीरियड में इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी, इतना करप्शन किया कि अगर वो इतनी पावरफुल लीडर ना होती तो शायद 8-10 साल के लिए जेल जाना पड़ता। और करप्शन एलिगेशंस तो एमजीआर पर भी लगे, पर उनको शायद सबसे आसानी से विजय के साथ कंपेयर करा जा सकता है, क्योंकि 1977 में भी एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करके एमजीआर ने एआईएडीएमके एस्टैब्लिश करी थी, व्हिच इज वेरी सिमिलर टू द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जोसेफ विजय। पर जिन एक्टर से विजय का पॉलिटिकल करियर दूर दूर तक कंपेयर भी नहीं करा जा सकता, वो है बॉलीवुड एक्टर्स। बॉलीवुड और साउथ के एक्टर्स की पॉलिटिक्स में आने की इंटेंशंस बहुत अलग होती हैं। बॉलीवुड में पॉलिटिक्स में एंट्री करना अपनी खुद की एग्जिस्टिंग पॉपुलैरिटी को एक नया एक्सटेंशन देना, अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए या एमपी बनना। मेजॉरिटी ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स टर्न पॉलिटिशियंस का गोल सिर्फ इतना होता है, एंड मेरे अकॉर्डिंग ना तो उन्हें जनता की परेशानियों से ज्यादा फर्क पड़ता है और ना ही उनके पीएम या सीएम बनने जितने बड़े पॉलिटिकल एस्पिरेशन होते हैं। और इसका एविडेंस तुम्हें बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स की पॉलिटिकल एंट्री देखकर ही मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन ने 80s में कांग्रेस ज्वाइन करी, राजेश खन्ना ने 90s में कांग्रेस ज्वाइन करी, शत्रुघ्न सिन्हा, सनी देओल, कंगना रनौत, किरण खेर, हेमा मालिनी ने बीजेपी ज्वाइन करी। वहीं दूसरी तरफ एमजीआर, कमल हसन, विजयकांत और 2024 में विजय ने खुद की पार्टी लॉन्च करी, जिसका अंजाम कुछ भी हुआ हो पर उसका मोटिव एक डीपर लेवल पर चेंज लाना था। और तुम शायद कहोगे कि किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, तो जरा एक बार इन बॉलीवुड स्टार्स का पॉलिटिकल रिकॉर्ड भी सुन लो। अमिताभ बच्चन 1984 में राजीव गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स में आते हैं, इलाहाबाद से चुनाव जीतते हैं पर सिर्फ 3 साल के अंदर रिजाइन कर देते हैं। गोविंदा मुंबई में सीट तो जीतते हैं पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से 5 साल में एक बार भी मिलते तक नहीं। सनी देओल के नाम तो पार्लियामेंट में सबसे कम अटेंडेंस का रिकॉर्ड है। कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इंटरव्यूज के अलावा मुझे उनके द्वारा की गई कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट का तो आइडिया नहीं। नाउ कंपेयर दैट टू विजय, जिन्होंने अपने एक्टिंग करियर के पीक पर रिटायर होकर एक यंग पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश करी। और अगर कोई बॉलीवुड एक्टर ऐसा करना भी चाहे, मुंबई में पार्टी बनाकर बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस से लड़ना भी चाहे, तब भी शायद उनके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होंगे। पर विजय का चीफ मिनिस्टर बनना जितना ज्यादा हिस्टोरिक है, शायद तमिलनाडु के लिए उतना ही बड़ा गैम्बल भी है, क्योंकि विजय तमिलनाडु की जनता के लिए एक नई उम्मीद जरूर होंगे, पर बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के भी है कि विजय को चीफ मिनिस्टर बना के तमिलनाडु ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद विजय के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। इसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रॉब्लमैटिक है लैक ऑफ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस। और मैं यहां सिर्फ विजय के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूं। टीवीके में सिर्फ एक एमएलए ऐसा है जिसने पहले कभी मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करी है। ज्यादातर मेंबर्स बहुत यंग हैं और विजय की तरह 0 पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज इज टू कंप्लीट एंड होल्ड ऑन टू द प्रोमिसेस दैट ही हैज मेड। विजय ने अपने मैनिफेस्टो में इतने फ्रीबीज तो अनाउंस कर दिए, पर उनको पूरा करते करते तमिलनाडु का शायद पूरा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम अगले 5 सालों में कोलैप्स कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा विजय के सामने अपने आप को और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को करप्ट ना होने देने का, क्योंकि भले ही विजय ने यह प्रॉमिस किया है कि वो कभी करप्ट नहीं हो सकता एंड ही ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ वेल्थ, पर ना तो एमजीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पूरी तरह से क्लीन थे और जयललिता के पॉलिटिकल करप्शन पर तो एक वीडियो अलग से बन सकती है। तो आने वाले 5 सालों में विजय अपने पॉलिटिकल जीत के मास्टर स्ट्रोक की तरह पॉलिटिकल ब्रिलियंस दिखाते हैं या एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर साबित होते हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, स्क्रीन पर आ रही वीडियोस को चेकआउट करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।